इस बात को लेकर के हमने भारत सरकार को प्रपत्र दिया, निवेदन दिया, टाइम टू टाइम सब कुछ किया और किसी ने हमारी कुछ नहीं सुनी। आपने हाई कोर्ट में केस जीता, दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कौन से सन की बात है? ये 2019, दिल्ली हाई कोर्ट में 16 में जीता। 16 में जीता, हाँ। यानी कि तब मोदी सरकार आ चुकी थी 2 सालों। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए। जी, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ सरकार गई। सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ सरकार गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आपको जीत मिली। वहां भी हम जीते जुलाई 2019 में। उसके बाद फिर इन्होंने स्पिन कर दिया, जब तक दूल्हे का ड्रेस नहीं आएगा घोड़ी पर नहीं चढ़ पाएगा। आप ड्रेस ही नहीं खरीद रहे हो, उसको कंजर जैसे बिठा के रखे हुए हो। सरकार इसको बिठा के रिजॉल्व कर सकती है। मतलब सर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में सेना जब कोई युद्ध लड़ती है तो 15 दिन में, 15 महीने में जीत जाती है, इससे ज्यादा लड़ाई नहीं चली। लेकिन आप 15 साल से लड़कर भी, जीत कर भी हारे हुए हैं, और उसकी आपकी हार की वजह आप ही की सरकार है, हमारी सरकार। तमाम नेताओं से मिले, पक्ष विपक्ष से मिले, उनके घर पे जाके मिले, बड़े खुशी से हम स्वागत। कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे? हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। हमने अच्छा बुके प्रेजेंट किया, उन्होंने स्वागत किया, मुस्कुरा के वो बिठाए, सोफा पे चाय भी पिलाई, सहानुभूति भी व्यक्त की। हुआ दिल्ली भर का काम नहीं है। इस देश की सरकार इस देश की सेना के खिलाफ है, ये कहा जा सकता है इस पर्टिकुलर मामले हमारे मुद्दे में तो बड़ा क्लियर हो खिलाफ है, बहुत स्पष्ट है खिलाफ। अच्छा दुबे जी, अगर पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन होता है तो क्या करेंगे आप लोग? आप खासकर आपने तो बीएसएफ को लीड किया है, आपने एनआईए को लीड किया है, आप इतने सीनियर मोस्ट अधिकारी। देखिए, पहली बात तो इसे अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है जो एक मोराल पे असर पड़ेगा इतनी बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के, उनके मोराल और मोटिवेशन पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, सिस्टम से आपको सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। जो आपका खुद का मंत्रालय है, आपके खुद मंत्री हैं, आप जिनके पास ग्रीवांसेस पेश करते हैं, तो फोर्सेस के लिए तो इससे बड़ा शॉक की बात ही नहीं रह जाएगी। आप हाथ अपना खो चुके हैं, आपकी इंटेस्टाइन नहीं है, आप पैरालाइज्ड हैं, आपके जिस्म में गोली है, और उसका ये सिला सरकार दे रही है। मतलब मैं ये चीज़ सोचा नहीं था। हमें तो ये पक्का था कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद सरकार इसको खुशी खुशी लागू कर देगी, उनका भी एक फेस सेविंग होता, लेकिन पता नहीं, आई एम वेरी अनहैप्पी। दोस्तों, क्या इस देश में न्याय केवल कागजों तक सीमित है या जमीन पर भी उसका कोई अर्थ बचा है? बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान, और आज हम बात करेंगे उन 13,000 से ज्यादा ग्रुप ए अधिकारियों की जो हमारे देश की सीमाओं, आंतरिक सुरक्षा और शांति की सुरक्षा करते हैं। इसमें बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, एसएसबी, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए 2011 में कानूनी लड़ाई शुरू की, दिल्ली हाई कोर्ट में जीते, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जीते, 2 बार जीते। लेकिन सवाल यह है कि अगर हर बार जीतने के बाद भी हक न मिले तो क्या न्याय सच में मिला हुआ माना जाएगा? जब फैसला लागू नहीं होता, जब समीक्षा याचिका खारिज हो जाती है, जब अवमानना की नौबत आ जाती है, और फिर उसी फैसले को बदलने के लिए संसद में कानून लाने की बात होती है, तो यह सिर्फ एक केस नहीं रह जाता, यह बन जाता है न्याय बनाम व्यवस्था का सवाल। और आज इसी खास बातचीत में एक सच्चाई, एक संघर्ष की पूरी कहानी जानेंगे और सिस्टम से मांगेंगे जवाब कि क्यों वो अपने ही रक्षकों के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखता। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एनएनडी दुबे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनुराग जी, थैंक यू। बहुत सौभाग्यशाली हूं एक बार फिर आपसे मुलाकात कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। एनएनडी दुबे सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि देश की सुरक्षा में, जिसमें करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर की सुरक्षा, जिसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल और भूटान के विज़ भारत की लैंड सीमा है, उसके लिए स्थापित की गई स्पेशलाइज्ड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसके अंदर सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी और एसएसपी नाम की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। असम राइफल भी है, लेकिन वो म्यांमार बॉर्डर पर डिप्लॉयड है, और उसके सारे अधिकारी सेना से आते हैं, इसलिए उनके कैरियर प्रोग्रेशन में सेना के नियम लागू होते हैं, तो वो इस विषय से अलग है। इसके अलावा 2 ऑर्गेनाइजेशन और है जो भारत की सिक्योरिटी मैट्रिक्स की रीढ़ की हड्डी है। सीआरपीएफ 1939 में बनी है, सबसे पुरानी सीएपीएफ है, और उसने देश में नक्सलवाद से लेकर कश्मीर का आतंकवाद,
नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी से लेकर के इलेक्शन ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी, कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है जो सीआरपी ने शहादत ना दी हो, वो ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। इवन रोजमर्रा की पुलिसिंग भी आज की तारीख में सीआरपीएफ की मदद के बगैर नहीं हो पाती है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन और आती है सीआईएसएफ, देश के न्यूक्लियर प्लांट्स, देश के जितने एनर्जी सेक्टर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वाइटल इंस्टॉलेशन है, वाइटल पॉइंट है, सारी की सुरक्षा में सीआईएसएफ लगी हुई है जी। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलाकर के करीब 10 लाख की बनती है। 10 लाख की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इट्स अ वेरी ह्यूज पूल ऑफ सिक्योरिटी मैट्रिक्स। ठीक है। इसको अब दिक्कत ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जब बनी तो शुरुआती दिनों में इनके नेतृत्व और संस्थापना के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों को उनकी सेवाएं ली गई, कुछ आर्मी के अफसरों की भी सेवाएं ली गई। जैसे चुनौतियां इवाल्व होती रहीं वैसे ही ये सर्विस भी इवाल्व होते रहे, पुराने होते रहे, इनका शेप साइज बढ़ा। और एक सिचुएशन अब ये आ गई कि इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तीसरी जनरेशन खुद के कैडर अफसरों की है, जो कि डायरेक्ट एंट्री असिस्टेंट कमांडेंट या कंपनी कमांडर या डिप्टी एसपी रैंक पे आते हैं, जिन्हें ग्रुप ए सर्विस भारत सरकार यूपीएससी के थ्रू चुन के आते हैं। ये इनका एंट्री लेवल का स्टेटस है। हालत ये हुआ कि टॉप पोस्ट जितनी हैं, जिसमें कि आप डीआईजी पोस्ट लीजिए, आईजी एक क्रिटिकल पोस्ट है, उसके बाद एडिशनल डीजी, स्पेशल डीजी, डीजी, इन पदों में डेपुटेशनिस्ट के भारी प्रतिशत के रिजर्वेशन की वजह से कैडर के ऑफिसर्स हजारों की संख्या में इतनी लंबी सर्विस करके रिजर्वायर पूल के अंदर एलिजिबल बैठे हुए हैं, उनको प्रमोशन का मौका नहीं मिलता। और भारत सरकार में दो बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस मैटर पे दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एक है ऑल इंडिया सर्विस, जिसके अंदर आपको मालूम है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आते हैं। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस का तो अलग ही स्टेटस है, तो इन तीनों को ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं। लेकिन बाकी कुल 62 सर्विसेज की लिस्ट है, बाकी जो 59 हैं, 58 हैं, उनको ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस कहा जाता है। ठीक है। बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी वगैरह 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 भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का हिस्सा है और ये भारत सरकार के रिकॉर्ड में है, हमने कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया है। दुख की बात यह है कि ऑल इंडिया सर्विस के पैरिटी में ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज से जुड़े हुए फाइनेंशियल बेनिफिट और टाइम बाउंड प्रमोशनल फायदे बाकी सारे विभागों में हैं, इन पांचों में नहीं है। इस बात को लेकर के हमने भारत सरकार को प्रपत्र दिया, निवेदन दिया, टाइम टू टाइम सब कुछ किया, लेकिन यह 2011 तक तमाम समय काल में जिस किसी भी सरकार रही हो, तब तो यूपीए की सरकार रही, यूपीए की सरकार थी और किसी ने हमारी कुछ नहीं सुनी और हमारी सुनवाई हुई नहीं। जैसे कि वी आर सन ऑफ ए लेसर गॉड। 2011 में बाध्य होकर के इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसर दिल्ली हाई कोर्ट में गए रिट पिटीशन लेके, और सारे विभाग की अलग अलग रिट थी। यह मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक चला और इन 5 वर्षों में जवाबदेही एज ए रिस्पोंडेंट भारत सरकार ने कोई ऐसा पत्र नहीं है जो पेश ना किया हो इस मुद्दे को जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं डेपुटेशनिस्ट के लिए पद रिजर्व रहेंगे। समीक्षा हुई और 2016 में हमारे पक्ष में फैसला हुआ। फैसले में 2 मेन बात कही गई कि यह 5 ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप पे सर्विस हैं, ये मैं अब नहीं कह रहा हूं, वो ये कह रहे हैं ये तो पहले से थे। अच्छा, ये डिप्राइव्ड थे, इनको आप उससे जुड़े हुए फाइनेंशियल बेनिफिट और प्रमोशनल मोबिलिटी दीजिए। आदेश हो गया। कायदे में क्या करना चाहिए था, इन 5 ऑर्गेनाइजेशन के इस जीत को गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना चाहिए था। मिनिस्ट्री ऑफ होम हमारी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वही हमारी माई बाप है। हम लोग सब नियम कानून और एक्ट से बंधे हुए हैं, हम सड़क पर नहीं जा सकते। हम सरकार को एक तरीके से पेश हुए प्रदर्शन नहीं कर सकते, सही बात है। हाँ। और सर्विस में जो है वो तो और नहीं कर सकते। सरकार उन लोगों के, वे कुछ लोग, उनके दबाव में सरकार ने हमारे खिलाफ एसएलपी डाला। ये वे कुछ लोग कौन हैं? ये प्रतिनियुक्ति पर आए हुए अधिकारी हैं जो कि 50% आईजी पदों पे बैठे हुए हैं और कैडर रिव्यू से जनित अतिरिक्त पोस्ट में भी ये 50% ले लेते हैं।
कैडर रिव्यू किसका होता है? कैडर के अफसरों का होता है, उनके प्रोमोशनल में मोबिलिटी को क्लियर करने के लिए। आप उससे जनित भी 50% पद ले लेते हो, और जिस कैडर से आप आए हो वहां आपका एक्स कैडर पोस्ट पहले से रिजर्व है। मतलब उसके बदले हमको भी अपने राज्य में भेजो ना, हम उस पदों में हम चले जाएं तो हमारा प्रमोशन रेवेन्यू क्लियर होगा जी। ना। हम बोलने देंगे, न रोने देंगे, न हंसने देंगे। ये सिचुएशन रही। तो अब क्या हुआ कि उन पदों पर ये बोले नहीं साहब, ये तो हम नहीं मानते। तो सरकार उनके दबाव में गई और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी इम्प्लीट किए पार्टी बन करके। अच्छा। तो सरकार ने उनको प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया कोर्ट में कि नहीं इनका पक्ष सुना जाए। अच्छा। हालांकि इनका पक्ष 2016 से पहले भी सुना जा चुका था। अब उस चक्कर में एसएलपी हो गई। उस एसएलपी में हम 4 साल लड़े और सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस नरीमन साहब की कोर्ट में जुलाई 2019 में जजमेंट आया। उन्होंने कहा दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल सही जजमेंट है, इसके अलावा कोई जजमेंट हो नहीं सकता। आप ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का इनको स्टेटस जो पहले से है उससे जुड़े वित्तीय लाभ दीजिए और ऊंचे पदों पर इनके प्रमोशनल रेवेन्यू को ओपन करिए, आईजी पद तक के जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमने रिट पिटीशन में डीजी पद मांगा ही नहीं है, हमने डायरेक्टर जनरल पोस्ट नहीं मांगा, हमने स्पेशल डीजी वाला पद भी नहीं मांगा ही नहीं हमने। तो हमारा कैडर से ये विरोध या अपोजिशन नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये है कि भाई आपका प्रमोशन तो टाइम बाउंड हो ही जाता है। आप अगर डेपुटेशन पे नहीं भी आते हो, जहां भी रहते हो, आपका तो टाइम स्केल है, उतने तारीख को प्रमोशन आपको निकल जाएगा, आपके लिए पद भी सृजित हो जाते हैं। एक भी इनमें से आदमी एक दिन वेट किया हो तो बताइए, आज तक का कोई इतिहास नहीं है। ठीक है। बल्कि पिछले 7-8 साल से तो इतना स्ट्रीमलाइन हो गया है कि जिस दिन ऑल इंडिया सर्विस आईएएस के प्रमोशन का ऑर्डर निकलता है, ठीक घड़ी के टाइम से एग्जैक्टली 2 साल बाद इनका ऑर्डर निकल जाता है, एक दिन लेट नहीं होता। ठीक है। आपने हाई कोर्ट में केस जीता, दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कौन से सन की बात है? ये 2019 दिल्ली हाई कोर्ट में 16 में जीता। 16 में जीता। हाँ। यानी कि तब मोदी सरकार आ चुकी थी, 2 साल। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए? जी, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ सरकार गई। सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ सरकार गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आपको जीत मिली। वहां भी हम जीते जुलाई 2019 में। उसके बाद फिर इन्होंने स्पिन कर दिया। इन्होंने क्या किया? सरकार ने स्पिन ऐसे किया, यानी आप हाई कोर्ट में भी जीते, सुप्रीम कोर्ट में भी जीते। हाँ। सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद आप जीते। कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। अच्छा। कैबिनेट कमेटी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हाँ हमें आदेश अप्रूव है। कैबिनेट कमेटी ने किया है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो फिर यही कुछ लोग इन्होंने मैनिपुलेट किया, हमको उससे जुड़े हुए फाइनेंशियल बेनिफिट्स को कट पेस्ट आधा तिहा दिया। यानी उसमें कुछ ऐसे नियम निकाल दिए जो कि कोर्ट के ज्ञान में भी नहीं है कि वो मिला ही नहीं। अच्छा। किसी को बेनिफिट, और मिला तो बहुत ही कम मिला, और पद तो मिला ही नहीं, लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट भी पूरी तरह से नहीं मिला। मेरे जैसे आदमी को 2014 में आईजी की तनख्वाह मिलनी चाहिए थी। मैं जो 2011 का डीआईजी हूँ, मैं नौकरी इसी रैंक में रिटायर हो गया और मुझे 2019 में जाके बेनिफिट मिला। क्यों? वो 5 दिन का कोर्स था, इंदौर आप किए नहीं उस टाइम, इसलिए हम नहीं देते हैं। अरे भाई उस समय मैं एनआईए में था, कोर्स में भेजा ही नहीं गया, कोर्स डिटेलमेंट ही नहीं हुआ। और तुम कौन सा कोर्स करके आते हो उस रैंक पे? भाई आप 40, 42, 44 साल की उम्र में आते हो एज ए आईजी, बीएसएफ का कोई कोर्स आप करके आते हो क्या? लेकिन आप बड़े शानदार फ्रंटियर कमांड कर रहे हो, आप सारा ज्ञान लेकर के आ जाते हो। हमारे लिए विक्टिमाइज करने के लिए ये क्लॉज डालना। जब 2021 में ये सिचुएशन आ गई तो ये फिर एक इन्होंने नया केस डाल दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी सुन ली गई। ठीक है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला नहीं, जो मतलब ये इनके पद नहीं हटा सकते आप। हमने कहा रे 19 में हम जीते सेम प्ली पे, हम फिर इनके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए। ठीक है। एसएलपी हमने दायर की और मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आज के तारीख में है, ये उस बेंच के हेड थे और इन्होंने फैसला दिया कि वो जजमेंट बिल्कुल सही है। और पता पैरा में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि इस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस के स्टेटस को इन्हें तुरंत दिया जाए। गृह मंत्रालय 6 महीने के अंदर फ्रॉम टुडे, वर्ड लिखा है फ्रॉम टुडे, ये काम करे जिससे कैडर के अधिकारियों को निर्णय प्रणाली में शामिल होने का एक फीलिंग आए। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने लिखा, यह कार्रवाई के बाद डीओपीटी जो पीएमओ के अंडर है वो 3 महीने के अंदर फ्रॉम दिस डेट यह इंप्लीमेंट करे। ये क्लियर लिखा हुआ उन्होंने। और 3rd पैरा लिखा कि आईजी रैंक में बैठे हुए प्रतिनियुक्ति अधिकारी
शनैः शनैः कैडर से उनको रिलीज किया जाए, और जो लॉग जाम है डीआईजी रैंक में जो रिजर्वायर है, पूल है, 32 साल 34 साल नौकरी किए हुए डीआईजीज जी जो वेट कर रहे हैं प्रमोशन का, उनको आईजी पद पर बिठाया जाए, और आउटर लिमिट 2 साल की उन्होंने फिक्स की। यानी देखा जाए तो 2027 तक ये चीज कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब क्या हुआ, जब इन्होंने एक भी कदम नहीं बढ़ाया, यह यानी इस मामले में पीएमओ ने कुछ नहीं किया, इस मामले में गृह मंत्रालय ने कुछ नहीं किया, डीओपीटी ने कुछ नहीं किया, पीएमओ डीओपीटी के ने कुछ अंदर ही नहीं किया। डीओपीटी है, हाँ और हमारे जो डायरेक्टर जनरल्स हैं, डीजी हैं, उन्होंने तो वैसे ही कुछ नहीं किया। वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में वो बैठे रहे, उन्होंने कोई हमारा एक पत्र भी नहीं बिठाया, और लोग विक्टिमाइज हुए जिन्होंने करने की कोशिश की। जब ये सारी कार्रवाई हो गई, अब तो सारी कार्रवाई हो गई, उसके बाद इन्होंने क्या किया, हमने कहा भाई लागू करो। अब आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि पूरी चीज लागू करने के लिए रिक्रूटमेंट रूल और सर्विस रूल हमारे बदले जब तक नहीं जाएंगे, जब तक दूल्हे का ड्रेस नहीं आएगा घोड़ी पर नहीं चढ़ पाएगा। आप ड्रेस ही नहीं खरीद रहे हो, उसको कंजर जैसे बैठा के रखे हुए हो कि जहां पहनाया ताज वो घोड़ी बैठ जाएगा। तो क्या हुआ कि इन्होंने ना सर्विस रूल टच किया, ना इन्होंने हमारा रिक्रूटमेंट रूल टच किया, बिना वो मॉडिफाई किए, बिना उसको सिंक्रोनाइज किए ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस से हमको अगला बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी हम आपको हाथ ही देंगे, पूंछ नहीं देंगे, पूंछ नहीं देंगे तो कान नहीं देंगे। सिंपल बात है, ये हमारे बराबर तनख्वाह कैसे पा सकते हैं। अब और सुनिए, जब इन्होंने ये नहीं किया तो हम लोग कंटेम्प्ट में गए। भाई कोर्ट की अवमानना में गए, बिल्कुल आपका अधिकार है। वो अवमानना फरवरी में फिर रिव्यू पिटीशन में गए। ये भी देखिए, एसएलपी में हार गए तो ये रिव्यू पिटीशन में गए इसी फरवरी में। इनकी रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो गई। अब जब रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गई तो हम लोग गए कोर्ट के अवमानना में। अवमानना में इन्होंने कोर्ट को एफिडेविट दिया कि हम बहुत जल्द संसद के वर्तमान सत्र के अंदर सीएपीएफ बिल लेके आ रहे हैं। अच्छा। जो कि समग्र समस्याओं का समाधान कर देगा, यानी पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन टू नलिफाई दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच वी अचीव्ड आफ्टर 15 years लीगल बैटल एंड सेम टाइम हैंडलिंग द कंप्लीट सिक्योरिटी apparatus ऑफ द कंट्री। दिस इज द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मतलब सरकार इसको बिठा के रिजॉल्व कर सकती है। मतलब सर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में सेना जब कोई युद्ध लड़ती है तो 15 दिन में 15 महीने में जीत जाती है, इससे ज्यादा लड़ाई नहीं चली। लेकिन आप 15 साल से लड़कर भी, जीत कर भी हारे हुए हैं, और उसकी आपकी हार की वजह आप ही की सरकार है, हमारी सरकार। ये देखिए, नक्सलवाद 31 मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा। हमारी सरकार, हमारे सरकार का ये ध्येय है, ये अनाउंस किया हुआ है और वो सत्य होता दिख भी रहा है। उस नक्सलवाद में कौन लड़ रहा है? आप बताइए। नक्सलिज्म फ्रंट पर सीआरपी सबसे लीड ऑर्गेनाइजेशन रही है, और आज से नहीं, हमारा किसी सर्विस, किसी काडर से कोई क्लैश नहीं है। मेरा सिंपल है कि भाई जियो और जीने दो, सबका अधिकार है ना। 38 साल, 37 साल लोग रिटायरमेंट के दिन आईजी बनते हैं, दोपहर को आईजी बनते हैं, 4 बजे उन्हें 4 रिज्यूम कर देते हैं। इस समय बीएसएफ की एकमात्र एडिशनल डीजी पोस्ट है, 6 में से एक ही पोस्ट है इन्होंने हमें दी। उस पोस्ट पर हमारा ही बैचमेट है, वो आईजी इसलिए सिर्फ नहीं बन रहा है, कहते हैं रिक्रूटमेंट रूल में तो आईजी रैंक में 3 साल रहना अनिवार्य है, आपका 3 साल पूरा नहीं हुआ है। वो 3 साल पूरा जब होगा जब उस पीरियड में वो आईजी बना होता। वो तो आईजी बना ही बहुत लेट है, 3 साल कहां से पूरा कर लेगा। मीन्स कि हम लोग कोलेटरल भी, यानी टेलीस्कोपिक डैमेज भी करियर का हो रहा है। 13 बरस हो गए, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट नहीं बना। 26 साल हो गए लोग कमांडेंट नहीं बन रहे हैं। 53 साल में कमांडेंट क्या कुपवाड़म बटालियन कमांड करेगा बताइए। 53 ईयर्स की एज हो गई, सीओ नहीं बन रहा है। लेकिन कोई परवाह नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप मिलने जाइए, हम लोग तमाम नेताओं से मिले, पक्ष विपक्ष से मिले, उनके घर पे जाके मिले। करीब 20 नेताओं से मीटिंग में मैं खुद बांट रहा हूँ। बड़े खुशी से हम स्वागत। कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे? हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। हमने अच्छा बुके प्रेजेंट किया, उन्होंने स्वागत किया, मुस्कुरा के वो बिठाए, सोफा पे चाय भी पिलाई, सहानुभूति भी व्यक्त की। हुआ दिल्ली भर का काम नहीं। इज इट नॉट ए फ्रस्ट्रेशन? सिस्टम के प्रति आपके अंदर क्षोभ नहीं पैदा होगा? ये सारे फोर्स के अफसर फ्रंट से लीड करते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेक्शन कमांडर और कांस्टेबल लीड नहीं करता ऑपरेशन। हमारे साथ सामने जो चुनौतियां हैं वो ऐसी चुनौतियां नहीं है कि हम सैटेलाइट
लीडरशिप दे करके और हम चाहेंगे कि हम ऑपरेशन अचीव कर लें। ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि गवर्नमेंट की ऐसी क्या मजबूरी है कि पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन लाने जा रही है। हमारे इस हुकूक को रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इनको तो खुशी खुशी लागू कर देना यानी इस चाहिए। देश की सरकार ही इस देश की सेना के खिलाफ है, ये कहा जा सकता है इस पर्टिकुलर मामले हमारे में। मुद्दे में तो बड़ा क्लियर हो खिलाफ है, बहुत स्पष्ट है खिलाफ। अच्छा दुबे जी, अगर पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन होता है तो क्या करेंगे आप लोग? आप खासकर आपने तो बीएसएफ को लीड किया है, आपने एनआईए को लीड किया है, आप इतने सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर संसदीय दखल के बाद इस पूरे मामले को बदल दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को? देखिए, पहली बात तो इसे अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है जो एक मोराल पे असर पड़ेगा इतनी बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के, उनके मोराल और मोटिवेशन पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, सिस्टम से आपको सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। जो आपका खुद का मंत्रालय है, आपके खुद मंत्री हैं, आप जिनके पास ग्रीवांसेस पेश करते हैं, तो फोर्सेस के लिए तो इससे बड़ा शौक की बात ही नहीं रह जाएगी। जो वेटरन्स हैं 80-85 साल के हो गए, जिन्होंने 71 वार लड़ा है, करगिल वार लड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की कोई पोस्ट विड्रॉ तक नहीं हुई है, सारे ऑफिसर्स बॉर्डर पे रहे। एक भी कोई ऐसी घटना आपने सुनी जिसमें आपको ये पता लगा हो कि बीएसएफ ने एक सीमा चौकी छोड़ दी क्योंकि पाकिस्तान से ड्रोन आ रहा है? कभी नहीं। किसी ने नहीं छोड़ा, ना कोई रूट हमारा बंद हुआ, लेकिन सरकार ने देश सेना के को अंदर छोड़ दिया। सरकार ने छोड़ दिया, सरकार ने कोई अबंडन कर दिया, बोला भाई आप लोड हो, आपको हम एक दूसरे तरीके से सुपरवाइज करेंगे, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जी सकते हो, मर सकते हो, पदक पा सकते हो, 75 साल अधिकारों की बात मत करो। अधिकारों की बात मत करो। अरे ये तो कैरियर मोबिलिटी है भाई। कोर्ट ने बोला है कि इनके कैरियर मोबिलिटी को ऊपर ले जाने के लिए आप ये करो, ये प्रमोट ही नहीं होंगे, ये सुपुर्दे खाक हो जाएंगे, इनके अरमान ही खत्म हो जाएंगे। क्या लड़ेंगे? 14 साल से एक आदमी असिस्टेंट कमांडिंग का ड्रेस पहना, वो क्या लड़ेगा बताइए? उसका मोटिवेशन ही नहीं है। भर्ती हुआ 24 साल का था, अभी 38 साल का हो गया वही काम करते करते, देयर इज नो प्रमोशनल एवेन्यू। तो ये बहुत ही सीरियस बात है। ये कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये कोई प्योर इंट एजेंसी नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करने वाली फोर्सेज नहीं है। ये तो देश के उस दुरूह बॉर्डर पे दिन रात अहरनिश 24 घंटे डिप्लॉयड हैं। और कब? फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद एनिमी, फर्स्ट लाइन ऑफ द बॉर्डर, फर्स्ट लाइन ऑफ इंडियाज डिफेंस। इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज सरप्राइज। अच्छा दुबे जी, अगर सरकार, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लागू करने में सरकार को दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे लगता है 13,000 अधिकारी तो हैं। बट मुझे ये लगता है कि सरकार का इसमें फायदा है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार के थॉट प्रोसेस में कोई न कोई बड़ी गलत ब्रीफिंग हुई है, कोई न कोई उनको गलत मंत्रणा गई है। मुझे लगता है सरकार में उससे इतने क्या फर्क mature पड़ता है? लोग- हाई कोर्ट ने जब साफ कह दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, तो सरकार को उन आदेशों को पढ़ना चाहिए। और अनुराग जी, इसमें लीडरशिप तो कोई मांग ही नहीं रहा है। नोबडी इज आस्किंग लीडरशिप। अगर आपने एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को डायरेक्टर जनरल पद पे बिठा रखा है और वो एक्ट एंड रूल में आपने अप्रूव कर रखा है, नोबडी इज कंटेस्टिंग दैट। बीएसएफ के अधिकारियों का तो यह है भाई, आईजी पद तक तो हमें दे दो। एक टाइम था कि आप हमें डीआईजी पद भी नहीं देते थे, धीरे धीरे आपने डीआईजी पद दिए। और कितनी दुख की बात है कि डीआईजी पद जो है बीएसएफ में, उसमें 10% भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, 15% उनकी पोस्ट हैं, और वो सदा पूरे वर्ष 15% पोस्ट खाली रहती हैं। उस पद पे कोई नहीं आता, क्योंकि वो पद में अगर आप आएंगे तो डिफिकल्ट एरिया में जाना पड़ेगा जी। और हर साल वो पद हम निवेदन करके डाइवर्जन लेते हैं कि भाई अगर इस पे आपके सेवा के लोग नहीं आ रहे हैं, ये पद हमको दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ लोग स्टेगनेट हो रहे हैं 32-32 साल नौकरी करके। तो हर साल एक साल का हमको परमिशन मिलता है, और डीओपीटी लिखित में दे चुकी है कि ये पद जब आप भर ही नहीं रहे हो तो ये पद कैडर के लोगों को क्यों नहीं देते। आज तक कंप्लाई नहीं हुआ। और एडिशनल डीजी की हमारी 33% पोस्टें होती थी। नियम है कि हमारे पद के रिक्रूटमेंट रूल को पार्लियामेंट से नीचे कोई चेंज नहीं कर सकता। चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने एक सिंगल ऑर्डर से उसका परसेंटेज 25% कर दिया। 4 में से 1 हम बनेंगे, उसमें भी नियमतः देखा जाए तो नंबर 1 हमारा बनेगा, 2, 3, 4 उनका बनेगा, फिर 5वां हमारा बनेगा। 6 पोस्ट है, 25% पर भी हमारी 2 पोस्ट हुई। और आज के तारीख हमारा एक भी एडिशनल डीजी नहीं कैडर का, यानी जो हमारी पोस्ट है उस पर भी नहीं है। ये वाकई में ये दिखाई नहीं दे रहा गृह मंत्रालय को, उनको लग नहीं रहा इससे क्षोभ होगा, कैडर इससे फ्रस्ट्रेट होगा, लोगों के मोरल, मोटिवेशन, एफिशिएंसी पर असर पड़ेगा। हम एक्ट एंड रूल के तहत बाध्य हैं, हम लोग कोई डिसिप्लिन के खिलाफ काम नहीं कर सकते, और न किया। लेकिन ये सरकार के प्रति एक विश्वास उठने वाली बात है। आप क्या सोच रहे हैं कि इतना बड़ा कैडर
सरकार के साथ खड़ा रहेगा, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो। यह एक तरह से निगेटिविटी है जो कि लोगों के मन के अंदर ये क्षोभ पैदा हुआ। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे यूपीए का वो काल याद आ रहा है जब देश के गृह मंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने, माफ़ कीजिएगा, खड़े होकर संसद में कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हथियार खरीद सकें। आज स्वदेशी हथियार बन रहे हैं, हमारा रक्षा बजट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और बावजूद उसके हमारे देश की सेना लगातार सरहदों पर डटी हुई है, नाको चने अपने दुश्मनों को चबवा रही है, लेकिन एक संघर्ष वो देश के अंदर कर रही है देश की सरकार के दोगले रवैये के चलते। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। यानी कि हम दुश्मन देशों से तो लड़ सकते हैं लेकिन अपनी सरकार से लड़ना सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा है। और ये सब डीप स्टेट है, लोगों की थॉट प्रोसेस है। कौन लोग सरकार को इस तरह का फीडबैक देते हैं कि साहब लीडरशिप या आईजी रैंक अगर इन कैडर के अधिकारियों को दे दिया जाएगा तो आसमान गिर जाएगा। अरे साहब, वो तो और उत्साह में उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा चलाएंगे और आपके पास उस रैंक तक किसी को प्रमोट करने के लिए कोई स्ट्रांगर फिल्टर करना है वो कर दो। आप कोई ऐसा फिल्टर कर दो कि भाई काबिल, जिसको समझते हो सबसे ज्यादा काबिल है, उसको ले जाओ ना वहाँ, कौन रोकता है। अब कमांडेंट भी उसको बनाओ जिसके अंदर बहुत काबिलियत है, डीआईजी भी उसको बनाओ जो कि बहुत मेरिटोरियस है, वो तो कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जाने तो दो। आप पैरामीटर जितने बढ़ाने बढ़ा लो, वो पद तो हमारे लिए रहने दो। एक लग्जरी बस है, उसमें 50 सीटें हैं, 25 आपने ब्लॉक करके रखी हुई हैं, उस पर गमछा तौलिया टोपी लगा दिया है, 25 हमारे पास हैं। हम 25 ही के अगेंस्ट प्रमोट होंगे ना, रिमेनिंग 25 तो खाली पड़ी रहेगी, या भरी भी रहेगी तो दूसरे सर्विस से भरी रहेगी। और हमने बोला भाई रिवर्स डेपुटेशन दे दो। बहुत सारे कूड़े कबाड़े वाले पद इस स्टेट में पड़े हुए हैं, जितने लोग आ रहे हैं वहाँ हमारे लोगों को भेजो, प्रमोट तो हो जाएंगे। नहीं, वो काम आप नहीं कर पाएंगे। हमारा काम वो डायरेक्ट आके कर सकते हैं उन पदों में, इन ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप दे सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सारी दलीलें दे दी कि सेंटर स्टेट समन्वय के लिए हमारा रहना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज हम शेयर करते हैं, हम बहुत सारे नेशनल सेंसिटिव मुद्दे को डील करते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी हम डील नहीं करते, हम भी डील करते हैं। हमारे एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज नहीं है, हम तो साहब उसी बॉर्डर पर पैदा हुए, वहीं ख़त्म हो जाएंगे। हमारा तो कोई नो वार नो पीस कॉन्सेप्ट है। जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जब संसद पर हमला हुआ था तो इस देश की सेना ने ही, इस देश के सेना के जवानों ने ही उन नेताओं की जान बचाई थी, वरना शायद उस दिन 242 एमपी संसद के अंदर थे, संसद के अंदर 12 लोग मारे गए थे। 13 दिसंबर 2001 को कमलेश कुमारी सीआरपीएफ लेडी कांस्टेबल उसमें अशोक चक्र पाई थी, और माली कुछ संसद के स्टाफ, वो घटना भी इन्होंने रोकी थी। और उस हमले के मेन कॉन्स्पिरेटर गाजी बाबा को भी बीएसएफ नहीं मारा था। आप ही ने मारा था सर? मैं कश्मीर के अंदर खुद आपने मारा था? बीएसएफ नहीं मारा था जी। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोटा करके नहीं देख रहा हूँ, सारी एजेंसीज थी, दिल्ली पुलिस थी, जेके पुलिस थी, इंटेलिजेंस एजेंसी थी। मारा किसने? मारा बीएसएफ ने मारा, और शहादत दे के मारा। और बीएसएफ से भी एनएनडी दुबे सर ने मारा। उप प्रधानमंत्री साहब ने बयान दिया, अडवाणी साहब ने, कि मैं फक्र के साथ कहता हूं कि 9/11 के मुख्य अभियुक्त ओसामा बिन लादेन को अभी भी अमेरिका खोज रहा है, लेकिन हमारी बीएसएफ ने इंडिया के ओसामा बिन लादेन को 17 महीने के अंदर मार दिया। ये फक्र की बात नहीं है। और वो श्रेय हमारे लीडरशिप में कहाँ कमी है भाई? आप हाथ अपना खो चुके हैं, आपकी इंटेस्टाइन नहीं है, आप पैरालाइज्ड हैं, आपके जिस्म में गोली है, और उसका ये सिला सरकार दे रही है। मतलब मैं ये चीज़ सोचा नहीं था। हमें तो ये पक्का था कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद सरकार इसको खुशी खुशी लागू कर देगी, उनका भी एक फेस सेविंग होता। लेकिन पता नहीं, आई एम वेरी अनहैप्पी, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि व्हाट टाइप ऑफ फीडबैक गवर्नमेंट हैज़ अबाउट द कैडर ऑफिसर्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको गेन है, या तो हम लोग ज़्यादा उपयोगी लोग नहीं हैं? वी आर सन ऑफ लेसर गॉड, वी आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट। नहीं सर, ये कहना सही नहीं है कि यू आर अ सन ऑफ अ लेसर गॉड, बट मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा। और सरकार का ध्यान मैं क्या दिलाऊंगा? सरकार को खुद ध्यान है, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये बात कहती है कि हम पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन लाएंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, और वो भी इसी सत्र में, तो फिर इसका मतलब है कि सरकार के संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन सरकार मिसलीड है, सरकार मिसगाइडेड है। और अगर वो देश की सुरक्षा प्रहरियों के खिलाफ होती है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एनएनडी दुबे सर ने साफ तौर पर कहा कि इससे सेना के मोराल पर फर्क पड़ेगा, यानी कि कितना भी बड़ा देश हम पर हमला कर दे, हमारी सेना के मोराल पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेना के साथ उस देश की सरकार ही अन्याय कर दे तो फिर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है
के मोराल पर फर्क पड़ता है, क्योंकि सरकार जो है वो देश की सेनाओं की कहा जा सकता है कि छत्र छाया है, सरकार की छत्र छाया है, और सरकार सुरक्षित है क्योंकि सरहद पर सेना तैनात है। तो दोनों के बिना एक दूसरे का काम अधूरा है। लेकिन बावजूद उसके क्यों हमारे देश की प्रमुख सुरक्षा में तैनात इन अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है? मैं तो प्रताड़ित ही कहूँगा। ये सवाल अपने आप में एक बहुत डिस्टर्ब कर देने वाला सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ सर, क्या अब इसमें उम्मीद बहुत कम बची है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस इसी नोट के साथ ये बात खत्म करूँगा कि देश की सरकार जो रक्षा बजट हर साल बढ़ाती है और सीना ठोक करके बताती है कि हमने देश की सुरक्षा में लगे सेना के लिए ये किया वो किया, संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब फख्र के साथ देश की सेनाओं का गुणगान करते हैं, तो फिर उन्हें एक बार ये सोचना चाहिए कि कहीं देश की सरकार जाने अनजाने में उन्हीं सुरक्षा में तैनात अधिकारियों के साथ अन्याय तो नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो उसे एक बार फिर से अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।